नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धू आयस में। सिद्धू आयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी छठी क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक है, उस बुक के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, इस बुक में कुल 8 चैप्टर्स है और इन 8 चैप्टर्स को हम 8 वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हर एक चैप्टर पे यहाँ पे हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से इन डिटेल वे में उस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे पहले चैप्टर को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर हम एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में हम उसे क्लास वाइज पूरा करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे छठी क्लास से शुरू करेंगे, उसके बाद क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और आखिर में 12 क्लास। मतलब यहाँ से हम छठी क्लास से शुरू करेंगे और खत्म कहाँ पे करेंगे, तो खत्म उसे हम 12 क्लास तक से खत्म करेंगे। अब क्लास वाइज देखते हुए उसे हम सब्जेक्ट वाइज पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी की, उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की, फिर आएगा हमारा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार से जो सारे के सारे जो सब्जेक्ट है जो कि आईएएस की एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको इन डिटेल वे में क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज उसको हम देखने जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट वाइज देखते हुए उसे हम चैप्टर वाइज डील करेंगे और जब हम चैप्टर वाइज उसे डील करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण 3 बातों का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, जिनमें से सबसे पहली है वो है कंसेप्ट की क्लियरिटी। देखिए, जो आईएएस का प्री का एग्जाम है, मतलब पीटी का जो टेस्ट है, वहां पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और इन 100 क्वेश्चन में से 80 to 85 क्वेश्चन सीधे तौर पर आपको कंसेप्ट बेस मिलेंगे। इसका मतलब आपको उस कंसेप्ट की अगर अच्छी तरह से समझ है, तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। उसी समय जो हमारा मेन का टेस्ट होता है, मेन का एग्जाम होता है, वहां पे भी आपको आंसर इन राइटिंग फॉर्म में देना होता है और वहां पे आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए, इलॉबरेट कीजिए या डिस्कस कीजिए। उस समय अगर उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह से है, तो उस क्वेश्चन को आप डिफरेंट एंगल से अच्छी तरह से उसको आप आंसर कर पाते हो और जिसके कारण आपके सबसे ज्यादा और काफी अच्छे अंक आने की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है। तो इन चीजों के कारण हमें कंसेप्ट पे सबसे अधिक फोकस या जोर देने की जरूरत है। दूसरी बात यहाँ पे हम कीवर्ड की करेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सेंटेंस, उसमें कीवर्ड्स होते हैं जो कि उस क्वेश्चन को डिफाइन करने का काम करते हैं, एक्चुअल में उस सेंटेंस को मीनिंग देने का काम करते हैं। उन कीवर्ड के माध्यम से हम हर कोई सेंटेंस जो हमारे एनसीईआरटी बुक में होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे आपको एक प्रकार से कीवर्ड की जो कोर एरिया है वो आप समझ लेते हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजी तरीके से उसे आप आंसर कर पाते हो। दूसरे नंबर पे हम कीवर्ड पे सबसे अधिक मात्रा में फोकस करेंगे और आखिर में हम फैक्चुअल जो डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस डाटा को भी इन डिटेल वे में स्टडी करेंगे। मतलब एनसीईआरटी में जो भी फैक्चुअल डाटा दिया गया है, वो सारा का सारा डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और उस डाटा को समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे और उस डाटा के माध्यम से हम पीटी के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी समय जो हमारा मेन का एग्जाम होता है, वहां पे वैल्यू एडिशन के तौर पर ये फैक्चुअल डाटा हमारे काम आ सकता है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में हम उसे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज इन डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले लेक्चर को यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी छठी क्लास की जियोग्राफी की बुक है, उसका ये फ्रंट पेज है, जिसका नाम है द अर्थ अवर हैबिटाट। मतलब हमारा अर्थ और हमारा जो हैबिटाट है, उसके बारे में इस बुक में इन डिटेल वे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज के हमारे पहले चैप्टर को यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और जो हमारा आज का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम।
इसका मतलब जो हमारी अर्थ है उसका हमारे सोलर सिस्टम में क्या पोजीशन है, क्या रोल है, इन सारी चीजों की यहाँ पर हम बात करेंगे। नीचे ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारे सोलर सिस्टम की पिक्चर है और इस पिक्चर के माध्यम से इन डिटेल वे में हम हमारे सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पिक्चर को इन डिटेल में हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले की कंसेप्ट से यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा पहला की कंसेप्ट है वो है सेलेस्टियल बॉडी, जिसे कि हिंदी में खगोलीय पिंड भी कहा जाता है। तो सेलेस्टियल बॉडी हम किसे कहेंगे? ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब सभी वो वस्तुएं जो रात के समय में हमें चमकती हुई नजर आती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे सेलेस्टियल बॉडी। तो यहाँ पे जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है और वो है स्टार्स। तो स्टार्स क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसे हम हिंदी में तारा भी कहते हैं। तो स्टार के बारे में यहाँ पे हम इन डिटेल में चर्चा करते हैं। तो स्टार सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी साइज में काफी बड़ी होती है और वो काफी गर्म भी होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जो स्टार्स होते हैं उनका जो ढांचा होता है वो वायु से बना हुआ हमें देखने को मिलता है, वो गैसेस से बना हुआ हमें देखने को मिलता है। दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन अ लार्ज अमाउंट। देखो जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की हीट होती है और उनकी खुद की लाइट भी होती है। अगर किसी वस्तु के पास हीट और लाइट ये दोनों चीजें हैं तो ऑब्वियसली वो उसे क्या करेगी? वो उसे इमिट करेगी। तो उसी प्रकार से जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की हीट है, उनकी खुद की लाइट है जिसे कि वो इन लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्स है उनका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है और वो है सन। सन क्या है? सन एक स्टार है। आगे बात करेंगे कॉन्स्टिलेशन की, जिसे हिंदी में तारामंडल कहा जाता है। तो कॉन्स्टिलेशन हम किसे कहेंगे? वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर, बिग बियर एंड सप्तऋषि, these all are the example of the constellation where the Saptarishi is part of the Ursa Major। तो यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन तारामंडल के बारे में इस आकृति के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 स्टार का एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है और इस ग्रुप के जो स्टार्स है इनको हम एक लाइन के द्वारा इस प्रकार से जोड़ दे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। जो पैटर्न कोई फिक्स नहीं है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वहां पे एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, जिसे हम तारामंडल कहेंगे। तो कॉन्स्टिलेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक तो उनका पैटर्न होना चाहिए और जो ग्रुप ऑफ स्टार में होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कॉन्स्टिलेशन को समझ लिया। उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द कॉन्स्टिलेशन। यहाँ पर अब हम बात करेंगे नॉर्थ स्टार की। नाम से ही पता चलता है जो नॉर्थ की जो दिशा है वहां पे जो स्टार हमें देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नॉर्थ स्टार कहेंगे। नॉर्थ स्टार इट इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार क्या करता है? जो उत्तर की दिशा है उसको इंडिकेट करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। मतलब जो पोल स्टार है, जो नॉर्थ स्टार है, वो अपनी पोजिशन इन द स्काई कभी भी चेंज नहीं करता। उसकी जो पोजिशन होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको ये जो स्टार नजर आ रहा है ये है हमारा नॉर्थ स्टार और इसी नॉर्थ स्टार के माध्यम से प्राचीन काल में जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उन लोगों ने क्या किया? उनकी जो जर्नी है, उसकी जो दिशा है उसको निश्चित करने का काम किया। वो उन्होंने किस प्रकार से किया इस चीज को जरा हम समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे नॉर्थ स्टार की पोजीशन है और यहाँ पे मैं खड़ा हूं। अगर यहाँ पे मेरी नजर नॉर्थ स्टार की तरफ है तो यहाँ पे जो मेरा राइट हैंड होगा
वो कौन सी दिशा दिखाएगा? तो मेरा राइट हैंड ईस्ट की दिशा, मेरा राइट हैंड पूर्व की दिशा हमको इंडिकेट करेगा। उसके बाद जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो हमें वेस्ट की दिशा इंडिकेट करेगा, मतलब हमें वो पश्चिम की दिशा दिखाने का काम करेगा। और जो मेरी बैक की साइड होगी वो होगी हमारी साउथ की दिशा, वो होगा हमारा दक्षिण। तो इसके माध्यम से जो प्राचीन काल में जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो समुद्र में जो ट्रैवलिंग था, जो नेविगेशन का, इस पोल स्टार के माध्यम से उन्होंने किया। यहां पर हम बात करेंगे सन की। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। ये जो हमारी पहली लाइन है इसको जरा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सन है जो कि एट द सेंटर पे आ रहा है। तो इस प्रकार से इसके अराउंड, सन के अराउंड जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो क्या करती है? रिवॉल्व करती हुई हमें नजर आती है। तो यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होगी? जिनमें हमें कुछ प्लैनेट देखने को मिलेंगे, कुछ एस्ट्रॉयड भी देखने को मिलेंगे और कुछ और भी मेटेरॉइड जैसी चीजें भी हमें वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सन के अराउंड एक प्रकार से रिवॉल्व कर रही है, एक प्रकार से मूव कर रही है, जिसके कारण जो हमारा सन है उसकी पोजीशन एट द सेंटर हमें देखने को मिलती है। सन, इट इज ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन का जो ढांचा है वो हॉट गैसेस से, गर्म वायु से बना हुआ है। जिस प्रकार से हमारे अर्थ का सरफेस है उस प्रकार का सॉलिड सरफेस हमारे सन का नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज ऑलवेज हाई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसका रीजन क्या है कि जो सन का जो ढांचा है वो पूरी तरह से हॉट गैसेस से या गर्म वायु से बना हुआ है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलार सिस्टम। जो सन क्या करता है? पुलिंग फोर्स को प्रोवाइड करता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को बांधे रखने का काम करता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे पुलिंग फोर्स से मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है? ये जो सेलेस्टियल बॉडी है इन सेलेस्टियल बॉडीज को बांधे रखने का काम करती है। मतलब जो प्लैनेट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर दिशा में और पर्टिकुलर पथ में इस प्रकार से रिवॉल्व करते हैं, ये जो दिशा है, ये जो उनका रास्ता है, उसे वो कभी भी चेंज नहीं कर पाते। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे कि हम उसकी पुलिंग फोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि सोलर सिस्टम को बांधे रखने का काम करती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके लिए सन एकमात्र ऊर्जा और रोशनी का स्रोत है। सन के अलावा हमारे सोलर सिस्टम को कोई भी ऐसी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है जो कि उसे उष्णता और लाइट देने के काम करती हो। तो सन इज द ओनली सोर्स फॉर द लाइट एंड हीट फॉर आवर सोलर सिस्टम। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा सन है हमारे अर्थ से 150 मिलियन दूरी पर है। यहाँ पे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख बन जाता है और इसको 150 इंटू 10 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 लाख किलोमीटर। इतनी हमारी और सन के बीच में दूरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे लाइट ईयर की। देखिए लाइट ईयर हम किसे कहेंगे? सबसे पहले जो स्पेस होता है उस स्पेस में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, जिनके बीच की दूरी हम किलोमीटर में नाप नहीं सकते। जैसे कि हम जमीन पे जो रास्ता होता है, जो रोड्स होते हैं, उनकी जो दूरी होती है या दो सिटी के बीच में जो अंतर होता है उसको हम किलोमीटर में बयां करते हैं। लेकिन स्पेस में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनके बीच में काफी अधिक मात्रा में हमें अंतर देखने को मिलता है और उस अंतर को हम किलोमीटर के माध्यम से उसे नाप नहीं सकते। तो वो जो अंतर होता है, वो जो डिस्टेंस होता है, उसको नापने के लिए हम ये लाइट ईयर का जो कंसेप्ट है उसकी सहायता लेते हैं। तो इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा
सन है और ये हमारी अर्थ है। अब यहां से सन से एक किरण निकली जो कि अर्थ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा? अर्थ तक पहुंचने में उसे 365 डेज मतलब 1 ईयर का, 1 साल का समय लगा। तो यहाँ पे सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है तो वो दूरी हम किस मानक में व्यक्त करेंगे? तो वो मानक होगा 1 लाइट ईयर। तो मतलब सन से जो भी रोशनी निकलती है उस रोशनी को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जितना समय लगता है उस समय के आधार पर लाइट ईयर को हम निकालते हैं। यहाँ पे दूसरा और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा गुरु है और गुरु ग्रह तक जो सन की जो पहली किरण है उसे पहुंचने में मान लीजिए 3 साल का समय लगता है, 3 इयर्स का समय लगता है। तो हम जो सन और गुरु के बीच में जो दूरी है उसे हम किस इकाई में बयां करेंगे? तो वो इकाई होगी 3 लाइट ईयर। तो इस प्रकार से जो पेश होता है, पेश में जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम इस लाइट ईयर के माध्यम से उसको नापने का काम करते हैं। और ये लाइट ईयर को नापने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत होती है और वो फॉर्मूला है 9.46 × 10 m। तो इस फॉर्मूले के मदद से हम लाइट ईयर को निकालने का काम करता है। टाइम टू रीच द सनलाइट एट द अर्थ इज 8 मिनट एंड 20 सेकंड। देखिए सन से जो पहली किरण निकलती है उस किरण को हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो वो समय है 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट और 20 सेकेंड में सन से निकलने वाली पहली किरण हमारे अर्थ के सरफेस को छू लेती है। तो यहाँ पे हमने बात की लाइट ईयर की, अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। अ प्रोसेस बाय विच सन प्रोड्यूस एनर्जी ऑन देयर सरफेस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सन का जो सरफेस है वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन ये 2 प्रकार की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? एक एटम होता है और उस एटम में कई सारे और एटम आके इस प्रकार से मिल जाते हैं और इसी प्रोसेस के दरमियान जो एनर्जी का निर्माण होता है उस प्रकार की एनर्जी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? उस प्रकार की एनर्जी हमें सन के सरफेस पे देखने को मिलती है और उसी प्रकार की प्रोसेस से सन के सरफेस पे हमें काफी अधिक मात्रा में एनर्जी का जनरेशन बनता हुआ देखने को मिलता है। चलते हैं आगे, आगे बात करेंगे सोलर सिस्टम की, आगे हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल की। तो देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है वहां पे हमें एक सन देखने को मिलता है, वहां पे हमें 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, उन प्लैनेट्स के कुछ सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी भी बॉडीज है जिन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स। इस प्रकार की कुछ सेलेस्टियल बॉडी भी वहां पे हमें देखने को मिलती है। ये जो सारा का सारा एरिया है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है सोलार फैमिली, जहां पे सन उसका हेड है, वहां पे सन उसका मालिक हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की। इस पिक्चर के माध्यम से आप सोलर सिस्टम को काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एट द सेंटर पे आपको हमारा सन नजर आ रहा होगा और सन से दूरी बनाते हुए ये कुछ प्लैनेट आप देख पा रहे होंगे। इन प्लैनेट की यहाँ पर हम अब बात करेंगे। सबसे पहला है बुध, जिसे कि मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। अब बुध इज द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सन और जो कि सबसे छोटा एक प्लैनेट है, ये उसकी विशेषता है। और तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो सन के अराउंड जो रिवॉल्विंग टाइम है वो सबसे कम है और वो प्लैनेट कौन सा है? वो है हमारा बुध। तो दूसरे नंबर पे आने वाला जो प्लैनेट है वो है वीनस, जिसे कि शुक्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को या वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। उसका रीजन क्या है इसकी बात इसी वीडियो में हम आगे करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है ब्लू प्लैनेट, जो कि हमारा अर्थ है, जिसपे लाइफ हमें देखने को मिलती है। और जो हमारे 8 प्लैनेट्स है जिनमें
एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारा अर्थ जहां पे हमें जीवन देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे आने वाला प्लैनेट है मंगल, एक ऐसा प्लैनेट जिसमें इन फ्यूचर में यहाँ पे जीवन बनने की या सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करने की संभावना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आने वाला जो प्लैनेट है, जो हमारे प्लैनेट सिस्टम में सबसे बिगेस्ट इन साइज में प्लैनेट है, वो है जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति या गुरु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको मंगल और बृहस्पति गुरु के बीच में ये एक बेल्ट नजर आ रहा है। ये जो बेल्ट है, इट इज अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है जो कि हमें मंगल और जुपिटर के बीच में देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एस्टेरॉइड का बेल्ट है वो किन दो ग्रहों के बीच में देखने को मिलता है, तो उसका आंसर है मंगल और बृहस्पति या गुरु। छठे नंबर पे आने वाला जो ग्रह है वो है शनि या सैटर्न। यहाँ पे शनि के अराउंड आपको कुछ रिंग्स नजर आ रही होंगी जो कि हम क्लियर रूप से उसे हम देख सकते हैं। इसी प्रकार की रिंग्स हमें जुपिटर मतलब गुरु और यूरेनस के अराउंड भी देखने को मिलती है, लेकिन जो सैटर्न है उसके अराउंड की जो रिंग्स है वो उसे हम काफी अच्छी तरह से इन डिटेल में काफी आसानी से उन्हें हम देख पाते हैं। तो सातवें नंबर पे आने वाला जो प्लैनेट है वो है यूरेनस और आखिर में जो आने वाला प्लैनेट है वो है नेपच्यून। तो इस प्रकार से हमने सन से दूरी बनाते हुए जो 8 हमारे प्लैनेट है उनकी यहाँ पर हमने बात की। चलते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे प्लैनेट की, हम बात करेंगे ग्रहों की। दो प्लैनेट क्या होते हैं? अ सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। जो स्टार्स होते हैं, देखिए उनकी खुद की हीट होती है और उनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट या ग्रह ना तो उनकी खुद की हीट होती है ना उनकी खुद की लाइट होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। वो जो हमें प्लैनेट चमकते हुए नजर आते हैं तो उसका रीजन क्या है? जो स्टार से जो रोशनी प्लैनेट पे गिरती हुई हमें देखने को मिलती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और रिफ्लेक्ट होने के कारण ये जो प्लैनेट है वो हमें शाइन करते हुए चमकते हुए नजर आते हैं। तो उसका रीजन यही है कि जो प्लैनेट होते हैं उनको लिट अप करने का काम कौन करता है? स्टार्स करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वंडरर्स। जो प्लैनेट वर्ड है उसका ओरिजिन हमें एक ग्रीक वर्ड से देखने को मिलता है जो कि है प्लैनेटिया, जिसका मीनिंग है वंडरर्स। और यहाँ पे वंडरर्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पे वंडरर्स का मीनिंग है रिवॉल्व करना। यहाँ पे सन है और सन के अराउंड इस प्रकार से प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, और इसी वंडरिंग को प्लैनेटिया कहा जाता है इन ग्रीक लैंग्वेज। और उसी प्लैनेटिया नाम से हमारे जो ग्रह है उन्हें प्लैनेट नाम दिया गया है। देयर आर 8 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर नंबर 1 मर्क्यूरी, नंबर 2 वीनस, नंबर 3 अर्थ, नंबर 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, नंबर 6 सैटर्न, नंबर 7 यूरेनस और आखिर में आता है नेपच्यून। आगे बात करेंगे ऑर्बिट्स की। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं उनको जरा यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सन है और सन के अराउंड जो हमारे 8 प्लैनेट है वो क्या करते हैं? इस प्रकार से रिवॉल्व करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो पथ है, इसी पथ को क्या कहा गया है? इसी पथ को कहा गया है ऑर्बिट्स। जिस पथ में जो हमारे प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उस पथ को क्या नाम दिया गया है? इस पथ को नाम दिया गया है ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट है इट इज इलोंगेटेड, मतलब ये एक प्रकार से एक कंप्लीट सर्कल हमें देखने को नहीं मिलता। तो वो यहाँ पे जो नॉर्थ और जो साउथ का जो एरिया है वहां पे वो थोड़ा हमें फ्लैट देखने को मिलता है, और जो वेस्ट और जो ईस्ट का जो एरिया है वहां पे थोड़ा ब्लज हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण उसका जो शेप है वो हमें
इलोंगेटेड देखने को मिलता है। जो हमारे प्लैनेट है उनकी जो ऑर्बिट का जो सर्कल है, इट इज नॉट इन अ कंप्लीट सर्कल और अ परफेक्ट सर्कल, इट इज इन अ इलोंगेटेड मैनर। वीनस इज कंसिडरेड अर्थ ट्वीन, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। जो हमारा वीनस प्लैनेट है उसका साइज और उसका जो शेप है वो हमारे अर्थ के लगभग समान होने के कारण उसे हमारे अर्थ का ट्विन कहा गया है। चलते हैं आगे बात करेंगे प्लूटो की। स्टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडरेड अ प्लैनेट, लेकिन अगस्त 2006 के बाद द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट Pluto, like other celestial bodies such as Sirius 2003 UB313, ये इस प्रकार की जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। अब उन्हें हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो इसका डिसीजन कब हुआ? अगस्त 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई उस बैठक में ये डिसीजन लिया गया था। अब बात करेंगे आर्यभट्ट की, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। आर्यभट्ट कौन थे? जो हमारा प्राचीन भारत है उसके एक फेमस खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने कहा था आज के दौर में या तब के समय में जो मून और जो प्लैनेट है वो हमें शाइन करते हुए रात में नजर आते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सन की जो रोशनी होती है, सन की रोशनी क्या करती है? ये जो प्लैनेट है या जो सैटेलाइट है उनसे रिफ्लेक्ट होती है, उनके कारण वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। तो उस रीजन को आर्यभट्ट ने काफी दिनों पहले ही बताया था। जुपिटर, सैटर्न, Uranus have rings around them. These are the belt of small debris. हम इसकी बात पहले ही कर चुके हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अराउंड हमें रिंग्स देखने को मिलती है। ये जो रिंग्स है ये कुछ ना होकर क्या है? एक स्मॉल डेब्रिज की बेल्ट हमें देखने को मिलती है। अर्थ, बात करेंगे हमारे अर्थ की। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। सन से अगर दूरी बनाते हुए जाए तो तीसरे नंबर का प्लैनेट है हमारा अर्थ। और इन साइज में अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज व्हाई इट इज शेप इज डिस्क्राइब्ड जियोइड। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। देखिए जो हमारा अर्थ है उसका जो शेप है हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो ये जो नॉर्थ और जो साउथ का जो एरिया है वहां पे हमारी अर्थ हमें फ्लैट देखने को मिलती है। और इसी प्रकार का जो शेप है, इसी शेप को क्या कहा गया है? जियोइड शेप। तो जियोइड शेप हम किसे कहेंगे? जो अर्थ के जैसा जो शेप होता है, अर्थ के जैसा जो आकार हमें देखने को मिलता है तो उसे हम कहेंगे जियोइड शेप। तो अर्थ एक ऐसा लौता प्लैनेट है जहां पे लाइफ को सपोर्ट करने वाली सिस्टम देखने को हमें मिलती है, और एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पे हमें लाइफ या जीवन देखने को मिलता है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम आकाश से देखें जो हमारी अर्थ है वो हमें ब्लू नजर आती है। उसका रीजन क्या है कि 2/3 एरिया ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। That's why when we are looking our earth from the face it's look a blue. That's why it is called a blue planet. हमारे अर्थ को उसी के कारण ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे चंद्रमा की, बात करेंगे मून की। Our earth has only one satellite that is moon. जो हमारी अर्थ है उसका एकमात्र सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट है मून। It is diameter is only 1/4 that of our earth. जो हमारी अर्थ की साइज है उसका 1/4 मतलब
1/4 साइज में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा मून। अगर हमारे अर्थ को इस प्रकार से 4 टुकड़ों में बराबर से हम काट दे तो इस एक टुकड़े के बराबर हमारे मून का साइज, हमारे चंद्रमा का साइज हमें देखने को मिलेगा। अगर हम अर्थ और जो मून है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, उसकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो अंतर कितना है, वो है 3,84,400 किलोमीटर। द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है हमारे अर्थ के अराउंड उसे एक चक्कर पूरा करने में 27 डेज का समय लगता है। उसी समय मून को उसका जो एक्सिस है उसके अराउंड एक स्पिन कंप्लीट करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में भी 27 ही डेज लगते हैं। अब जो अर्थ का जो रोटेशन और जो रिवॉल्यूशन जो पीरियड है वो समान होने के कारण जो हमारा मून है उसकी केवल एक ही साइड को हम देख पाते हैं, उसके दूसरे साइड को हम देख नहीं पाते। इसका मतलब मून की अगर इस प्रकार से दो साइड हम बनाए, एक साइड को भी इस साइड को ही हम देख पाते हैं, ये जो साइड है उसे हम नहीं देख पाते, इट इज नॉट विजिबल। तो उसका रीजन क्या है, जो हमारा सन है उसका रोटेशन और उसका जो रिवॉल्यूशन जो टाइम है वो सेम है, और वो कितना है, 27 डेज। मून इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। जो हमारा मून है उसका जो सरफेस है, जो उसका जो टोपोग्राफी है, वहां पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पहाड़ देखने को मिलते हैं, प्लेन मैदान देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन का एरिया भी वहां पे हमें देखने को मिलता है। जब आप रात में फुल मून को देखते हैं तब आपको मून पे कुछ काली काली परछाइयां नजर आती होंगी। इस प्रकार से मून होता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की काली धब्बे या काली परछाइयां आपको मून पे नजर आती होगी। तो वो परछाई कुछ ना होकर जो मून के ऊपर जो माउंटेन्स है उनकी वो छाया है, उसी छाया को हम इन डार्क स्पॉट के रूप में वहां पे मून पे देखते हैं। बात करेंगे नील आर्मस्ट्रांग की। तो नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ऐसा पहला मानव था जिसने 21 जुलाई 1969 में सबसे पहले मून पे कदम रखा था। बात करेंगे सैटेलाइट की, जिसे उपग्रह भी कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। द प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट इज करंटली सैटर्न। तो सैटेलाइट हम किसे कहेंगे? जो प्लैनेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, और उसके अराउंड जो भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है उसे हम कहेंगे उस प्लैनेट का सैटेलाइट। तो जो हमारी अर्थ है उसका सैटेलाइट कौन है? उसका सैटेलाइट है हमारा मून, उसका सैटेलाइट है हमारा चंद्रमा। अगर सैटेलाइट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के पास है तो वो प्लैनेट है सैटर्न, जिसे कि शनि के नाम से भी जाना जाता है। तो शनि एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे अधिक सैटेलाइट है, और जो हमारा अर्थ है उसके पास ओनली एंड ओनली वन सैटेलाइट हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है मून। यहाँ पे हमने बात की नेचुरल सैटेलाइट की, अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट की या मानव निर्मित सैटेलाइट की। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। तो आर्टिफिशियल बॉडी हम किसे कहेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु जिसे मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइनड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर द कम्युनिकेशन। ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से मैन मेड या ह्यूमन मेड सैटेलाइट बनाए जाते हैं। इट इज कैरिड बाय रॉकेट्स एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं उनको ऑर्बिट में पहुंचाने का काम रॉकेट के द्वारा किया जाता है, और ये जो सैटेलाइट होते हैं बाद में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अर्थ से काफी मात्रा में इंफॉर्मेशन को वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT।
तो ये कुछ इंडियन सैटेलाइट है जो हमें हमारे स्पेस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी। इस पिक्चर के माध्यम से किस प्रकार से एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट को स्पेस में इस्टेब्लिश या प्लेस किया जाता है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर पे रॉकेट लॉन्च होगा जिसमें सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करने की क्षमता होगी। दूसरे पिक्चर में हमें सैटेलाइट और रॉकेट एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरे पिक्चर में ये जो सैटेलाइट है वो उसका जो ऑर्बिट है वहां पे प्लेस होता हुआ हम उसे देख सकते हैं। चलते हैं आगे बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स की, जिन्हें की क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also move around the sun. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are often view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, एस्ट्रॉइड एक टाइनी बॉडीज होती है जो कि सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती हुई हमें देखने को मिलती है। पहले ही हम बात कर चुके हैं जो हमारा मंगल और जो हमारा बृहस्पति या गुरु ग्रह है उन दोनों के बीच में एक बेल्ट है जिसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के एस्ट्रॉइड हमें मार्स और जुपिटर के बीच में काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। जो साइंटिस्ट है उनके मतानुसार जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये कुछ ना होकर क्या है, जो हमारे प्लैनेट है उन्हीं का एक पार्ट है जो कि पिछले कई हजारों साल पहले वो एक्सप्लोर हुए और उनसे अलग होकर आज हमें एस्ट्रॉइड के रूप में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए नजर आते हैं। बात करेंगे मेटेरॉइड्स की, बात करेंगे उल्का पिंड्स की। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. It causes flash of light. Sometimes the meteoroid, without being completely burned, fall on the earth and create halo. ये जो पूरा का पूरा मसला है इसको जरा हम समझते हैं। तो उल्कापिंड क्या है? इट इज अ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक। जो चट्टान होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े को रूप में हम मेटेरॉइड्स को देख सकते हैं जो कि सन के अराउंड, सूर्य के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अगर जब कभी ये जो मेटेरॉइड्स है जो हमारा अर्थ है उसके पास से ये जब कभी गुजरते हैं, जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के कारण यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स का जनरेशन होता है। उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो क्या होते हैं, हीटअप होते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो बर्न हो जाते हैं, मतलब जलते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ समय तो वो पूरा ना जलकर हमारे अर्थ पे आकर गिरते हैं और उसके कारण जो हमारा अर्थ है वहां पे एक हॉलो जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसे कि मेटेरॉइड क्रैटर कहा जाता है। बात करेंगे यूनिवर्स की। ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस कंसीडरेड एज होल द कॉस्मोस। जो हमारा पूरा का पूरा स्पेस है, जो हमारा पूरा का पूरा आकाश है, उसे हमने कॉस्मोस नाम दिया है। बात करेंगे गैलेक्सी की। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases. Numerous clouds of these gases are also found. Our solar system is part of the Milky Way galaxy. तो गैलेक्सी क्या होती है? एक ऐसी बड़ी सिस्टम जहां पे बिलियंस स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं, जो क्लाउड्स, जो बादल हमें देखने को मिलते हैं जो कि डस्ट और गैसेस से बने हुए होते हैं, जो डिफरेंट प्रकार के वायु होते हैं या गैसेस होते हैं जो हमें हमारे गैलेक्सी में देखने को मिलते हैं। तो उस प्रकार के कई सारे बादल डिफरेंट गैसेस के हमें हमारे गैलेक्सी में देखने को मिलते हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? तो वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, जिसे कि आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर
millions of such a galaxies that make universe। देखो, जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एक साथ आती है तब उन सारी गैलेक्सी को एक साथ हम क्या कहेंगे? उन सारी गैलेक्सी को एक साथ हम कहेंगे यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। All these galaxies are constantly moving away from each other, thus our ultimate universe is constantly expanding। जो ये सारी की सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है वो क्या कर रही है? कंटिन्यूस वे में मूव कर रही है, एक दूसरे से दूर जाती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण जो हमारा यूनिवर्स है वो सतत रूप से एक्सपांड होता हुआ या उसका जो साइज है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा गैलेक्सी है, यूनिवर्स है या सोलर सिस्टम है या अर्थ है, उसको जरा एक आकृति के माध्यम से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी सिस्टम कौन सी है? सबसे बड़ी सिस्टम होती है यूनिवर्स, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गैलेक्सी, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हमारा सोलर सिस्टम एक पार्ट है। तीसरे नंबर पे आने वाली सिस्टम है वो है सोलर सिस्टम। चौथे नंबर पे आने वाली सिस्टम है हमारा अर्थ, और अर्थ का एक पार्ट के रूप में हम वहां पे आते हैं। तो सबसे छोटा एक पार्ट हम है, उसके बाद अर्थ दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सोलर सिस्टम, फोर्थ नंबर पे आता है मिल्की वे गैलेक्सी, और आखिर में सबसे बड़ा अगर क्या है तो वो है यूनिवर्स। आपसे पूछा जा सकता है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल मैनर फ्रॉम लार्ज टू स्मॉलर या स्मॉलर टू लार्ज, तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एनसीईआरटी छठी क्लास की जो हमारी जियोग्राफी की बुक है उसके पहले चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।